ठीक है तो पूछो। जैसे गुरु जी, जैसे लोग ज्योतिष की बात करते हैं, हम ये पृथ्वी पर हैं और ग्रह जो दूसरे ग्रह हैं हमसे इतने दूर हैं, तो उन ग्रहों का कैसे इम्पैक्ट एक आदमी, इंडिविजुअल आदमी के जीवन पर आता है? और फिर अगर ग्रहों का इफेक्ट इतना आता है तो फिर इसका मतलब ईश्वर कृपा और अन्य चीज़ें फिर कैसे हैं? माने कौन गौड़ है, कौन प्रमुख है? अगर सब भगवान की कृपा से होता है, फिर इसमें ग्रह कहाँ से आ गए और उनका किस तरीके से हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ दिया हो। वैसे ये काफ़ी जटिल ये प्रश्न है, क्योंकि सिर्फ क्रिया ही नहीं बल्कि क्रिया का फल भी बतलाता है। हाँ, और सबका ही नहीं, एक का बतलाना है। हाँ बिल्कुल। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो फलित ज्योतिष को नहीं मानते हैं, उसमें से दयानंद सरस्वती भी है। वे खगोलीय ज्योतिष को मानते हैं, फलित ज्योतिष को नहीं मानते। परंतु अधिकतर जो ज्योतिषाचार्य हैं वे फलित ज्योतिष को भी मानते हैं, जिसमें से नारद भी थे। हाँ, तो माने कर्म के फल पर भी प्रभाव डाल देने वाला। बिल्कुल प्रभाव। हाँ, इसी को फलित ज्योतिष बोलते हैं। हाँ। तो अब ये कर्म के विषय में अगर देखा जाए तो कर्म एक ऐसी घटना है जिसमें कि सभी की भूमिका होती है, सभी की सहभागिता होती है, तभी कर्म घटित होता है। ठीक बात। जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये तो बात समझ में आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। चाहे अणु परमाणु हो, चाहे आदमी हो, चाहे पशु पक्षी हो, किसी का कर्म इंडिविजुअल कर्म नहीं है। हाँ, बहुत सारे का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्मों का परिणाम। सूर्य का है, पृथ्वी का है, चांद का, सबका है। ठीक है। तो ज्योतिष जो है ये इसने जो ग्रह के बताए हैं और नक्षत्रों के बताए हैं, तो यह जो बताए हैं, तो ये ग्रह और नक्षत्र जो बाहर है सिर्फ उसी का नहीं बताया है, बल्कि भीतर भी जो है उसका बताया है। हमारे भीतर भी ग्रह नक्षत्र है। हाँ, सब बताऊंगा मैं कैसे। तो जो बाहर है उनका भी बताया है, भीतर भी बताया है। लेकिन समझने के लिए बाहर का इफेक्ट पहले समझ लो। कि यदि कल्पना करो कि यदि सूर्य का प्रकाश बंद हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा? नहीं, संभव ही नहीं होगा। इसका मतलब इतना तो सिद्ध हो गया कि उसका इफेक्ट है। हाँ, उसी तरह से अगर चंद्रमा को भी हटा दिया जाए तब पृथ्वी का जीवन कैसा रहेगा? प्रभाव पड़ेगा ना। प्रभाव तो पड़ेगा। सूर्य और चांद और पृथ्वी, ये तीनों जब अलग अलग कोण पर होते हैं, अलग अलग एंगल पर होते हैं, हाँ, तो उसका इफेक्ट भी आता है। ये देखा गया है। आता है। जब जैसे ग्रहण वगैरह लगते हैं तो ग्रहण में तो इफेक्ट आ जाता है हर तरह का। वो ग्रहण जब नभ भी है तब भी कोई ना कोई इफेक्ट आता रहता है। रेडिएशन उसमें से भी निकलते हैं, इसमें से तो निकलते हैं। और चुंबकीय शक्ति सभी में है, हर तत्व में चुंबकीय शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तभी तो ये सब अलाइनमेंट में चल रहा है। तभी है। तो उसमें विद्युतीय शक्ति भी है, चुंबकीय शक्ति भी है, और उसमें अन्य तरह की भी शक्तियाँ हैं। जैसे फिजिक्स में जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, न्यूक्लियर बॉन्ड, इसका कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, इस तरह की बातें फिजिक्स भी करता है। तो इस तरह के सभी फोर्स सभी में है और सबका अपना अपना इफेक्ट है। जो दूर है ऐसा नहीं कि उसका इफेक्ट कम है, वो तो उसकी हो सकता है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा और दूर होने के बाद तो उसका इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। अब हर जगह रेडिएशन का तो बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो साइंस भी मानता है। चाहे न्यूट्रिनो का हर्ष में बम्बार्डमेंट हो रहा है। हाँ, और कई तरह के, चाहे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं, चाहे इंफ्रारेड जो है रेडिएशन है, हर तरह का रेडिएशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है और उनका इफेक्ट आता है पूरा। ये बम्बार्डमेंट पूरे यूनिवर्स में चल रहा है। पूरे यूनिवर्स में चल रहा है, हर जगह चल रहा है बम्बार्डमेंट सभी का। तो जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, जो धरती पर बम्बार्ड कर रही हैं। बिल्कुल, खाली सूर्य से ही नहीं, सभी से आ रही हैं। सभी से आ रही हैं। हालांकि हम लोग की अभी तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम बिल्कुल ये फाइंड आउट कर लें कि ये जो रेडिएशन है ये सूर्य का ही है कि किसी और का ही है। हाँ, उतना हम लोग का भी उतना डेवलप नहीं। हालांकि रेड शिफ्ट से, फिजिक्स में रेड शिफ्ट होता है सिस्टम, उससे वे लोग आंकते हैं कि रेडिएशन कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। लेकिन रेडिएशन कहीं और दूसरी जगह से भी आ सकता है, क्रॉस रेडिएशन हो सकता है। रेडिएशन का आपस में जो इंटरेक्शन होता है फिर एक नया रेडिएशन भी बन जाता है।
इस तरह से चलता रहता है ये रेडिएशन का सिस्टम। तो बाहर से जितने भी तरंगे आती हैं उन सबके ऊपर इफेक्ट होता है, सबके ऊपर इफेक्ट होता है, यानी पेड़ पौधों पर भी हो रहा है, हम पर, तुम पर, सब पर हो रहा है, ठीक है। और इसका स्पेशल इफेक्ट भी होता है। ऐसे तो इफेक्ट हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए कि अगर अभी हम लोग पेड़ के इधर बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरा होगा ना, वहाँ रेडिएशन बहुत छन के आएगी। ये पेड़ भी जो है कुछ रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा और उसमें से कुछ छन के आएगा, तो वहाँ हम लोग बैठेंगे तो हम लोग के ऊपर दूसरा इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ बैठ रहे हैं बाहर, पेड़ के बाहर हैं, तो अभी दूसरा इफेक्ट है ना। तो यानी जो बम्बार्डमेंट हो रहा है उसका अलग अलग स्पेस पर अलग अलग इफेक्ट है। अच्छा, यानी घर के भीतर अगर हम रहेंगे तो अलग इफेक्ट है, फिर घर की बनावट है उस पर अलग है, बिल्कुल घर के बनावट के हिसाब से कमरे की बनावट पर अलग है, कमरे की बनावट पर अलग है। घर तो एक झोपड़ी भी है, हाँ, उसके भीतर रहते हैं तो उसके भीतर रह के देखो एक दूसरे तरह का इफेक्ट आएगा। हाँ, और वही बना हुआ ये है पक्का का घर है, उसमें दूसरा इफेक्ट आएगा। तो ये ऑक्सीजन वगैरह घर को भी अवेलेबिलिटी की वजह से होता है कि वो विकिरण की वजह से हो रहा है, जो आप रेडिएशन कह रहे हैं। क्या जैसे झोपड़ी में रहने पर जो प्लीजेंसी फील होती है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा इसलिए ऐसा फील होती है, यह भी एक कारण है। ऑक्सीजन लेवल भी एक कारण है और लेकिन रेडिएशन भी कारण है। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति है उसका वो भी एक कारण होता है। अच्छा, कितने रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी भी एक शक्ति होती है, तो उसके हिसाब से होता है। रेडिएशन तो टकरा रहे हैं, टकराने के बाद फिर वापस रिबाउंड होते हैं, कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ रिबाउंड होते हैं, उसके बाद फिर किसी दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो ये सब इस तरह से जो है वो अलग अलग का इफेक्ट देखा जाता है। अगर जैसे झोपड़ी है, छप्पर ही है, तो छप्पर जगह जैसे मान लो कि ये पतलों का छप्पर बना दो, हाँ, और लकड़ी का बना दो, दोनों का बोलेगा इफेक्ट आएगा। पतलों का बनाओगे तो अलग इफेक्ट आएगा, लकड़ी का बना दो तो अलग इफेक्ट आएगा। उसमें तुम प्लास्टिक का शेड डाल दो, प्लास्टिक के भी शेड आते हैं, उसमें डाल करके देखो अलग इफेक्ट आएगा, अलग रेडिएशन लेवल। और रेडिएशन मापने के भी रेडियोमीटर्स वगैरह हैं, तो उनसे आप पता लगा सकते हैं किस तरह का रेडिएशन आ रहा है, कितना आ रहा है, सबका अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। और अलग अलग तरह के शेड होंगे, अलग अलग तरह की दीवारें होंगी, अलग तरह का उसका अगर आकार भी हम देते हैं तो उसका इफेक्ट अलग आ जाएगा। तो जो ये रेडिएशन की क्वांटिटी या इम्पैक्ट है, वो क्या हर समय घटता बढ़ता भी रहता है? क्यों नहीं घटता बढ़ता रहता है? नहीं, जैसे सूर्य से जो रेडिएशन आ रहा है, वो एक ही इंटेंसिटी का रेडिएशन सदैव आता रहता है कि कम बेसी होता रहता है? एक ही इंटेंसिटी का कैसे आएगा? जब सूर्योदय हो रहा है उस वक्त उसकी इंटेंसिटी दूसरी रहेगी। अच्छा, इसलिए सूर्योदय के समय तुम नहीं, वो तो ठीक है, जैसे मान लीजिए तो एक दिन जो आया सूर्य को नहीं देख सकते, तो एक दिन में जो आया 24 घंटे में, नेक्स्ट डे फिर वो बदल जाता है या वही साइकिल दोहराता है? फिर साइकिल तो वैसे ही रहती है, लेकिन वही चीज़ तो नहीं रहती है। अच्छा, वही चीज़ नहीं रहती, मतलब कमोबेश वही रहती है, लेकिन जो कल का सूरज था वो आज का सूरज नहीं है, जो 1 घंटा पहले सूरज था वो आज का सूरज नहीं है। अच्छा, तभी तो सूरज भी एक समय एग्जॉस्ट हो जाएगा, अन्यथा अगर वही उतना का उतना रहेगा तो वैसे ही रहेगा, और उतना का उतना कैसे रह सकता है? वहाँ से एनर्जी जब निकल रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ घट रहा है ना। वहाँ आखिर जितना वहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम है, वे सब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो घट रहे हैं, तभी तो वहाँ से रेडिएशन निकल रहे हैं, तो वहाँ कुछ घट गया तो उसकी एक आयु होगी, उसका भी एक डेथ हो जाएगा। सूर्य भी एक समय मर जाएगा, तो वह जब मर जाएगा तो बिल्कुल जो है काला पड़ जाएगा, ऐसा चमकीला नहीं रह जाएगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा वो, और सिकुड़ भी जाएगा, साइज भी इसकी छोटी होती चली जाएगी। तो ऐसा तो तारों वारों के साथ होता है। तो कहने का मतलब है कि रेडिएशन सब जगह पड़ रहा है, लेकिन रेडिएशन का जो इफेक्ट है स्पेशल इफेक्ट भी होता है, यानी अलग अलग स्पेस पर अलग अलग होता है। हम लोग जितना समय बाहर रहते हैं, अगर बाहर तो चमड़ा काला नहीं पड़ जाता है, भीतर में औरतें रहती हैं थोड़ी गोरी हो जाती हैं, हाँ, तो उसका पिगमेंटेशन उतना नहीं हो पाता है, बाहर में पिगमेंटेशन हो जाता है। हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं और बहुत सारे रेज हैं जो उसमें पड़ती हैं, तो उसमें मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि हम लोग के शरीर का, तो वो बदल जाता है, ज़्यादा आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम घर के बाहर रहते हैं, भीतर रहते हैं, इन सबका इफेक्ट है हर व्यक्ति का। तो यह इफेक्ट तो खैर हर कोई जान जाता है इस तरह से। अब हम धीरे धीरे हम ज्योति से जोड़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो जितने इफेक्ट हैं ये सब हर व्यक्ति पर पड़ रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो अलग अलग स्थान पर है उस पर अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब ये जिस तरह का रेडिएशन का और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का और अन्य शक्तियों का बाहर से प्रभाव पड़ता है, वह एक तो प्रभाव है। उसी तरह से जो यहाँ पृथ्वी पर भी जो चीज़ें हैं उनका भी अपना इफेक्ट पड़ता है दूसरे पर। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो सूरज का कमोबेश रेडिएशन जो यहाँ पर है वही गाजीपुर में है, हाँ, लेकिन
यहाँ पर हम लोग हैं और गाजीपुर में हैं, तो गाजीपुर शहर में जो उसका अन्य का रेडिएशन है, जैसे मोटर गाड़ी चल रही है तो कई चीज, तो उन सब का भी तो रेडिएशन अपना है। ठीक बात। हाँ, मशीन का भी तो रेडिएशन है, मोबाइल है, इन सब का भी तो रेडिएशन है। तो इनका भी इफेक्ट पड़ेगा। लगातार जो फ़ोन पर हर से बात करता रहता है, उसके दिमाग पर उसका कितना ख़राब इफेक्ट पड़ता है। उसकी नींद खराब होने लगती है, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, ट्यूमर हो जाता है। हाँ, और उसको इतनी परेशानी हो जाती है कि अवसाद में, डिप्रेशन में चला जाता है कुछ समय। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हो, तो चाहे ऑटोमोबाइल का इक्विपमेंट है या जो भी है, जितने भी अप्लायंसेज या फलाना जितने अप्लायंसेस हैं, उन सब का अपना रेडिएशन है। और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका भी अपना रेडिएशन है। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन सब का जो निकलता है, तो वो वाइटल एनर्जी होती है। जैसे नीम का पेड़ है, ये जो निकालेगा रेडिएशन, वो वाइटल एनर्जी होती है। क्या मतलब वाइटल एनर्जी? मतलब कि जो हमें जीवन शक्ति देती है, प्राण शक्ति होती है। अच्छा। हाँ, ये हमें प्राणित करती है। और इन सब का जो रेडिएशन आता है, ये हमारे प्राणों को क्रॉस भी कर सकती है। अच्छा। ये सब हमारे प्राणों क्रॉस भी कर सकती हैं, हमारी प्राण शक्ति को रिड्यूस कर सकती हैं। हाँ, उसको तोड़ मोड़ सकती हैं, करती ही होंगी। और हम लोग का शरीर में जो जेनेटिक म्यूटेशन भी ला देती हैं। हम लोग का शरीर में म्यूटेशन ला देती है, हम लोग का माइंड को इफेक्ट कर देती है। हम लोग का माइंड उस हिसाब से जो है डिस्टर्ब होने के कारण अलग ढंग से सोचने लगेगा, तो उसका अलग इफेक्ट खाने पीने सब पर प्रभाव, सबका वैसे ही इफेक्ट होगा। बिल्कुल इफेक्ट होगा। हमारा टेस्ट बदल जाएगा, उस रेडिएशन से हमारा टेस्ट बदल जाएगा। समझ रहे हो? तो वातावरण का इतना है। जैसे एक आदमी जो यहाँ गांव में रह रहा है, उसका बिहेवियर देखो, ठीक है? अब बिहेवियर जो साइंस है उसका देखते हैं। एक आदमी जो गांव में रह रहा है, उसका बिहेवियर यहाँ नोट कर लो, और उसका सोच विचार एटीट्यूड सब नोट कर लो। उसी आदमी को ले जाके मुंबई में रख दो, और 1 महीना बाद उसका बिहेवियर नोट करो, तुमको बहुत परिवर्तन नजर आएगा। तो ये तो सिचुएशनल इफेक्ट हो गया ना, कि वहाँ की लाइफ स्टाइल, जॉब स्टाइल। तो वहाँ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ के रेडिएशन अलग हो गए हैं, वो रेडिएशन यहाँ के नहीं है। वहाँ जो तरंगे आ रही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति भी तरंगे वो निकाल रहा है, हर साधन निकाल रहा है। वहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनका प्रेशर होता है ना। एक छोटा सा घर बनाओ 1 मंजिला, और उसी घर को 10 मंजिले बना दो, तो उस 10 मंजिला का जो प्रेशर होगा, प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, तो वो उस पर पड़ेगा, आदमी को दबाव महसूस करेगा। घर के कमरे छोटे हों, हाँ, और कमरा को यदि बड़ा साइज कर दिया जाए, तो देखोगे अंतर आ जाता है। हाँ, बड़ा मतलब कि बड़ा स्पेस हो गया, मतलब उसका लाइफ ब्रीथ बढ़ गया। तो लाइफ ब्रीथ वहाँ छोटा हो जाता है, गांव में लाइफ ब्रीथ बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्पेस ज़्यादा है, वहाँ स्पेस संकुचित हो जाता है, तो उसका इफेक्ट आ जाता है। वहाँ पर सब चीज़ का इफेक्ट आ जाएगा, रेडिएशन वहाँ पर काफ़ी घनीभूत हो जाएंगे, और मोटर के और कंप्यूटर के और इन सब के, मोबाइल के, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके जो तरंगे जो हैं आपस में इतना हेफाजत कर देंगी कि उसकी जो अपनी सोच है ना, वो भी हेफाजत हो जाएगी। तो ये कंक्लूजन ये हुआ कि तमाम तरह के रेडिएशन से हम अनजाने ही बहुत प्रभावित होते रहते हैं। बिल्कुल प्रभावित होते हैं। अब फिर प्रभावित होते रहते में अगर आए तो एक बात समझ गए ना कि बिहेवियर का, तो ज्योतिष जो है बिहेवियर नोट करता है कि ये जो इस स्पेस पर था, यानी इस लैटिट्यूड अल्टीट्यूड पर ये जब था, तो इसका ऐसा व्यवहार था, और जब वो वहाँ पर गया तो वैसा व्यवहार हुआ। इसका मतलब है कि यदि यह आदमी ज़्यादा समय तक यहाँ रहता है, तो इसका एक अलग व्यवहार और अलग तरह का जीवन यापन होगा, अलग तरह का इसका कर्मफल होगा, क्योंकि इसके कर्म अलग होंगे, विचार अलग हो जाएंगे, तो कर्म अलग होंगे, तो उसका फल अलग आएगा ना। और जो मुंबई में है, उसका उस हिसाब से कर्म और कर्मफल बनेगा। जिस एटीट्यूड लैटिट्यूड में है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसे में है वो, तो वहाँ पर उसका इफेक्ट आएगा। पहाड़ों पर चले जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड है वहाँ, तो वहाँ पर उसका अलग इफेक्ट आएगा, वहाँ पर व्यक्ति के कर्म अलग होंगे। मुंबई का भी आदमी अगर पहाड़ पर जाएगा, तो मुंबई जैसा व्यवहार नहीं करेगा वो, उसका व्यवहार अलग हो जाएगा। तो इसको तो इन्वायरमेंटल कह सकते हैं ना, कि ये इन्वायरमेंटल एकोमोडेशन कह लीजिए, एनवायरमेंटल हैबिचुएशन। हाँ, तो वहाँ पर अलग रेडिएशन के कारण, अलग आभा के कारण, अलग वहाँ पर स्पेस उसको मिला, उसके कारण वहाँ पर बदल गया उसका। अच्छा। हमारे माइंड को जितना स्पेस मिलेगा फैलने के लिए, हम उतने शांति प्रिय होंगे, और हमारे माइंड को जितना स्पेस कम मिलेगा फैलने के लिए, इतना, इसका मतलब है कि हम उतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते जाएंगे, अवसाद में ग्रस्त हो जाएंगे, लेकिन हम हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। एक एक्टिव हो जाना, एक हाइपर एक्टिव हो जाना। तो बड़े मेट्रो सिटी में क्या है, लोग हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं, इसीलिए रेडिएशन टेंशन और तमाम चीजें। हाँ, तो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर भी हाइपर में चला जाएगा, इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, ज़्यादा गुस्सैल हो जाएंगे,
उनमें बियरेंस कैपेसिटी घट जाएगी। समझ रहे हो, उसका बिहेवियर पर नोट कर रहे हो, कर्म फल पर उसकी बिहेवियर कैपेसिटी इस तरह से हो जाएगी, उसका बिहेवियर टॉलरेंस लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। छोटी सी बात में चिड़चिड़ा करके वो झगड़ा कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है। लेकिन पहाड़ पर लेट इट गो, उसका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा, उतना कोई बहुत मायने नहीं रहता, क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा है, सबको आराम से सब लोग सांस ले सकते हैं, घूम सकते हैं, हाथ पैर फैला सकते हैं। बस में एक बस खाली सीट है और एक बस में एक 2-4-10 आदमी बैठे हुए हैं, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई। उसी बस में अगर आदमियों को ठूस दिया जाए, देखो झगड़ा करने लगेंगे आपस में, क्योंकि स्पेस घट गया। तो हमारे और तुम्हारे बीच में स्पेस का फ़र्क हो जाता है। स्पेस जब हम घटा देते हैं, फिजिकल स्पेस, तो इसका माइंड के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम लोग का एक अपना जो है स्पेस होता है, जो कि जिसको कि ऑरा कहते हैं। ऑरा मतलब हम लोग के जो हम लोग से जो रेडिएशन निकलते हैं, तो वो रेडिएशन कहीं दूर तक जाते हैं। अमूमन जो है, जो कैलकुलेशन किया जाता है, वो तकरीबन 8 मीटर तक है। हम लोग का रेडिएशन 8 मीटर तक जाता है। हाँ, और भी दूर तक जाता है सूक्ष्म रेडिएशन, लेकिन 8 मीटर तक जो है कैलकुलेशन में आ जाता है, उतने दूर तक। और 1.5 मीटर जो है, तकरीबन 1.5 मीटर के आसपास, ये बहुत स्ट्रॉन्ग घनीभूत होता है। इसलिए 1.5 मीटर के आसपास तक कोई व्यक्ति किसी से दूर क्यों भाग जाता है? कोई भी जीव देखोगे, कुत्ता एक दूरी बना लेता है, क्यों? वो सुरक्षित दूरी बनाता है। वो जानता है कि यहाँ से मैं सुरक्षित हूँ, वहाँ के बाद वो जो है वो उसको हमारी प्रेजेंस फील होने लगती है। वो सोचता है कि ये आक्रमण कर सकता है, मैं कैसे बचूंगा। कोई महिला है तो वो एक दूरी बनाती है, उतनी दूरी के बाद उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, कि लगेगा कि एनक्रोचमेंट हो रहा है, नज़दीक आया, एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा दूर हटेगी। क्योंकि सभी का अपना जो ऑरा होता है, उस ऑरा में आपका ऑरा घुस गया और उसको प्रभावित कर रहा है। हर व्यक्ति का, हम लोग का अपना रेडिएशन है। तो जितने भी प्रकार के रेडिएशन हैं, चाहे अपने व्यक्ति के, या इन सबका अपना अपना इफेक्ट है। और जो व्यक्ति जहाँ पर है, जिस स्तर पर है, उसका अपना इफेक्ट है, और उसी कारण से कर्मफल पर इफेक्ट पड़ जाता है। ये बात समझ में आ रही है ना अच्छा से? हाँ, बिल्कुल। अब एक व्यक्ति का अब भीतर का देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग उसमें आएंगे। हाँ, जो बाहर में है, जैसे उसमें सूर्य ग्रह की बात की गई है, और चंद्र की, मंगल की, शनि की, बृहस्पति की, शुक्र की, इन सब की बात की गई है ज्योतिष में। अब उसको हमारे भीतर वो कैसे हैं, उसको अब समझना पड़ेगा तुमको। ऋषि मुनियों ने बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली इसको डिजाइन किया है। यदि मंगल है, मंगल जो वहाँ मतलब कुंडली में अगर मंगल लिखा रहता है, तो मंगल का तात्पर्य सिर्फ उसी मंगल से नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर भी मंगल है। हाँ, हमारे बॉडी के अंदर मंगल है, और उसका कैलकुलेशन उन्होंने कैसे किया है? हाँ, मंगल का मतलब हो गया कि हमारे भीतर की वो जो संघर्ष शक्ति है, जो हमारा जो जिजीविषा है संघर्ष करने की, और लड़ने के जो एटीट्यूड है, वह भोगने का जो एटीट्यूड है, वह ये सब मंगल को दिया गया। यानी हम लोग के भीतर में उसी जो प्रवृत्ति हम लोग की, ये प्रवृत्तियाँ जो मंगल नाम दिया गया। हाँ, उसका मंगल नाम दिया गया। ये प्रवृत्ति है, इसका मंगल नाम दिया गया। कि इसमें जो कि लड़ता है, संघर्ष करता है, आक्रामक होता है। हाँ, और भोगने के लड़ता है, चाहे वस्तुओं को भोगने के लिए, चाहे स्त्री को भोगने के लिए। हाँ, तो उसमें वो सब मंगल की वो भूमिका होती है, तो उसका नाम मंगल दिया गया। जो हम लोग में इस तरह की प्रवृत्तियाँ हैं उसका। ठीक है। उसी तरह से गुरु है। गुरु जो है वो बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति को, जो देवताओं के माने जाते हैं गुरु। हाँ, तो देवताओं में जो हम लोग में दैवी शक्ति है, जो हम लोग में दैवी शक्ति है, यानी जो हम लोग की आध्यात्मिक शक्ति है, वह प्लस जो हम लोग में वो सकारात्मक धार्मिक भावना है, वह, और जो हम लोग में बड़प्पन है, आदेश और निर्देश देने की जो शक्ति है, नेतृत्व की जो ताकत है, देवत्व की जो शक्ति है, नेतृत्व की जो शक्ति है, देवत्व की जो शक्ति है, इन सबको जो है गुरु को दिया गया है। ठीक है। तो वह उसका नाम गुरु कहा गया, उसका नाम गुरु दिया गया है कि ये जो शक्ति है यह गुरु है। ठीक है, क्योंकि बड़ी शक्ति है, महान शक्ति है। उस तरह से अब शुक्र है। तो शुक्र भी भोगने का है, और चमक दमक का है, राजसी। हाँ,
और राजसी है, लेकिन वो सात्विक भी है। हाँ, हाँ, को चमक दमक वैभव है, राशि सात्विक दमक। और जो व्यक्ति में उत्पादन की जो क्षमता है, काम वासना की जो शक्ति है उसकी, हाँ, मतलब कि वीर या रज पैदा करने की, बच्चे पैदा करने की जो शक्ति है वह, या चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, और कला की, कहते कला है ना, शुक्राचार्य को बहुत बड़ा कला मानता है। रिसर्च की, बृहस्पति का भी रिसर्च का है और शुक्र का भी रिसर्च, ये सब में रिसर्च का है, लेकिन उसी क्षेत्र में रिसर्च होगा जिस क्षेत्र से वे लोग संबंधित हैं, जिस प्रवृत्ति है उसी क्षेत्र में रिसर्च होगा। रिसर्च मंगल भी करेगा, लेकिन सैनिक क्षेत्र में करेगा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में करेगा। हाँ, तो उस तरह के क्षेत्र में जो करेगा, हाँ, तो वो उसका रिसर्च उस ढंग से होगा। रिसर्च तो वो भी करेगा, उस प्रवृत्ति वाले भी हो गया चमक धमक और हाँ, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जो, और जितनी कलाएं हैं, चाहे संगीत हो, नृत्य हो, हाँ, ये सब जितनी कलाएं हैं, शिल्प कला हो, सब शुक्र की है, शुक्र की है, उसको शुक्र नाम दिया हाँ, गया। उसका शुक्र नाम दिया गया। उस तरह की हम लोग की जो प्रवृत्ति होती है, जो गुण है, हाँ, उसका शुक्र नाम दिया गया। हाँ, साहित्य का सृजन तो शुक्र भी करेगा, बृहस्पति भी करेगा, लेकिन दोनों के साहित्य के क्वालिटी में अंतर आएगा। वो धार्मिक सृजन करेगा, हाँ, वो और धार्मिक कलात्मक सृजन करेगा, ये कलात्मक सृजन करेगा, और वो धार्मिक सृजन करेगा। और ऐसे मतलब जो शिक्षण संस्था में जो होता है, जिसको पढ़ाई वाला जो क्षेत्र होता है, कोर्स वाला जो होता है, एकेडमिक, हाँ, एकेडमिक टाइप का, उसमें बृहस्पति का रहेगा। ठीक है। शुक्र में जो है वो, चूंकि वो राक्षस के गुरु थे ना शुक्राचार्य, अच्छा, तो समाज में जो साहित्य, जैसे वामपंथी जो साहित्य है, वो शुक्राचार्य के तहत आएगा। अच्छा, वो बृहस्पति के तहत नहीं आएगा जी। तो वो शुक्राचार्य के तहत आएगा। वैसे साहित्य जो सरकार के विरुद्ध में है, हाँ, मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस, हाँ, मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंसिया इसको कहेंगे, वो स्पिरिचुअलिस्टिक वाले में नहीं रहेगा। मैं समझ गया, हाँ, समझ गए ना। फिर और तो वो जो है वो शुक्र के तहत उसमें चला जाएगा। उस तरह से जो है बुद्ध है, बुद्ध जो है हम लोग के बुद्धि का वो परिचायक है। अच्छा। हम लोग की बुद्धि का नाम जो बुद्ध द्वारा दिया गया है, बुद्धि जो हम लोग को विश्लेषण करती है, IQ, हाँ, IQ ही सिर्फ नहीं हो, सिर्फ कुल जो विश्लेषण क्षमता है, IQ तो हम लोग बुद्धि को नापने का एक छोटा सा वो कर लिए हैं। बुद्धि के जितने भी एस्पेक्ट हैं सब बुद्ध के तहत आएंगे, हाँ, और बिजनेस के जितने हैं वो सब बुद्ध के तहत आएंगे, क्योंकि अच्छा। जिसकी बुद्धि अच्छी रहेगी वही अच्छा बिजनेस करेगा। तो बिजनेस जो है वो बुद्ध के अंतर्गत है। तो वह जो क्वालिटी होती है मैनेज करने की, बुद्धि की, उसको वो बिजनेस, व्यापार, मतलब लेन देन करने का, और उसमें सारा विश्लेषण जो है वो बुद्ध के तहत आएगा। जिसका बुद्ध अच्छा नहीं होगा वो कभी अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता ज्योतिष के हिसाब से। ठीक है, हाँ, उसका बुद्ध बहुत अच्छा होना चाहिए। बुद्ध जो है सेनापति भी है, ग्रहों का सेनापति उसको माना गया है। मतलब कि जो बुद्धि से लड़ता है, वो सेनापति का काम है ना हाँ, भाई, जो बुद्धि से जो लड़ता है, खाली फिजिकली नहीं लड़ता, फिजिकली तो मंगल लड़ेगा, हाँ, वो मंगल लड़ेगा, हाँ, लेकिन उसमें जो बुद्ध जो है ना, उसके पीछे जो मास्टर माइंड जिसको कहते हैं, तो जो लड़ाता है, तो मास्टर माइंड बुद्ध होता है, जो कि मंगल को लड़ाता है, मंगल को प्रेरित करता है लड़ने के लिए। तो वैसी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो सब बुद्ध के तहत होती हैं, और कैलकुलेटिव होता है। और उसकी जो एकेडमी होगी, अच्छा, और जितने भी ये सब मेडिकल वगैरह के केसेस हैं या फाइनेंस के जितने हैं वो बुद्ध के तहत होंगे। और मेडिकल में मंगल भी आएगा और सूर्य भी आएगा, सूर्य मंगल ये भी आएंगे मेडिकल में, लेकिन बस इनका रेंज अलग अलग हो, अलग अलग ढंग से हो जाएगा। अब इसके बाद जो है चंद्रमा है, चंद्रमा मन का परिचायक है, कल्पनाशीलता का, भावुकता का, हाँ, तो वह चंद्रमा इसलिए बहुत मजबूत माना जाता है ग्रहों में, उसका जो है दूसरा स्थान है। अच्छा, हाँ, चंद्रमा का। तो अच्छे फाइनेंस के लिए, क्योंकि हम लोग का मन का होना बहुत ज़रूरी है। मन संतुलित रहेगा, मन सही काम कर रहा है तभी वो कर पाएगा, अन्यथा वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो लूनेटिक हो जाएगा। हाँ, तो अब ये जो चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा से चंद्रमा का इफेक्ट होगा, इसलिए उसका नाम चंद्रमा दिया गया, इसका नाम मन दिया गया है। यानी जैसे ज्वार भाटा आएगा उसके हिसाब से हम लोग का मन में भी इफेक्ट आता है, उसके हिसाब से हम लोग में सोच समझ बढ़ती है। और चंद्रमा जो कल्पनाशीलता होती है, तो ऐसे लोग जो हैं जैसे कवि जैसे हो जाते हैं, और ज़्यादा खराब चंद्रमा अगर हो गया तो वो लूनेटिक हो जाएगा, पागलपन, दीवानापन उसमें आ जाएगा। और जो सही होगा तो वो जो रोमांटिक हो जाता है, हाँ, तो उसमें रोमांटिसिज्म ज़्यादा आएगा। साहित्य की रचना करेगा तो रोमांटिक साहित्य की रचना करेगा वो, हाँ। और उसका जो है, जो हम लोग का आकर्षण है रंगों के प्रति,
वो उनको भी इन ग्रहों के गुणों के माना गया है। जैसे कि अगर सफ़ेद के प्रति आकर्षण है तो उसमें शुक्र और चंद्र इन दो का माना गया। जैसे कोई आदमी सफ़ेद सफ़ेद पसंद करता है, हाँ, तो इसका मतलब है कि उसमें शुक्र के गुण हैं और चंद्र के गुण हैं। हाँ, तभी वो तो सफ़ेद ये तो गुणों के आधार पर ही नाम दिया जा रहा है ना? उसी का नाम दिया गया। भाई इतने गुणों को हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए चंद्रमा उसके व्यक्ति का गुण जो है उसका मन, उसका एक हम नाम देना पड़ेगा ना उसको, ताकि उसके तहत माना जाएगा कि इतने इतने गुण हैं इसके तहत, तो उसका एक कोई नाम दिया गया, तो उसमें उसका नाम चंद्र दिया गया। इसका मन प्रबल है, जिसका मन प्रबल है, हाँ, विश्लेषण करता है, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन पावर है, क्रिएटिविटी है, तो जिसमें क्रिएटिविटी है ये सब चंद्रमा हो गया। हाँ, उसमें चंद्रमा हो जाएगा। ठीक। तो उसी तरह से सूर्य है। सूर्य जो है वह हम लोग की आत्मा का द्योतक है। अच्छा। हम लोग की आत्मिक शक्ति का, हम लोग की जीवन शक्ति का, प्राण शक्ति का द्योतक है। सूर्य मजबूत होगा तभी व्यक्ति चमकेगा, तभी जिंदा है वो, तभी वो जीवित रहने की जो क्षमता है और अपने पूरे क्रियाओं को लास्ट तक निभाने की जो क्षमता है वो सूर्य में है। उसी से सब विकसित होते हैं, यानी आत्मा से ही मन हमारा विकसित हुआ, बुद्धि विकसित हुई, शरीर विकसित हुआ। सबके ऊपर का मास्टर है। हाँ, वो मास्टर है। सूर्य जो है वो एक मास्टर है, वो आत्मा का कारक है। सूर्य को इसलिए आत्मा कारक माना गया है उसमें। यानी अगर आत्मिक शक्ति मजबूत है तो वो कुछ भी कर लेगा। तो जिसका सूर्य मजबूत है वो बहुत बलवान होता है, उसको जो है बीट नहीं कर सकते, वो कभी हार ही नहीं मानेगा। हाँ, जिसका सूर्य कमज़ोर है वो बहुत जल्दी हताश हो जाएगा, उसके चेहरे पर रौनक नहीं रहेगी, तेज नहीं रहेगा। तो अब इसके बाद जो है राहु है। हाँ, राहु जो है वो जैसे कि अब ये राहु और केतु ये कहाँ, कोई ग्रह है क्या एग्जैक्ट? हाँ, जो छाया है ना, जिससे एक दूसरे को जब वो क्रॉस करते हैं तो इसको छाया ग्रह कहा जाता है। अच्छा। यानी एक दूसरे पर जब छाया बनता है किसी का, तो वहाँ पर जहाँ क्रॉसिंग हो जाती है तो उसके कारण उसका नाम राहु दिया गया, केतु नाम दिया गया है। अच्छा। ये ओरिजिनली ये ग्रह नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये छाया है। वाह, उसी तरह से जो छाया होती है उसका है, मतलब कि एक तरह से जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड का द्योतक है ये। यानी जिसका राहु मजबूत होगा वो वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत अच्छा होगा। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब जैसे वर्चुअल आभासी दुनिया में, जैसे कि ये इंटरनेट है, आभासी दुनिया है, ये राहु के तहत आएगा। अच्छा। हाँ, इंटरनेट, जिसका राहु मजबूत होगा वो इंटरनेट में यानी कंप्यूटर में इसमें आगे जाएगा वो। अच्छा। हाँ, वो आभासी ग्रह हैं ये सब। तो ये जो हैं वो हम लोग के मटेरियलिज्म को बढ़ाने वाला है राहु। अच्छा। यानी हम लोग के जो मतलब मटेरियलिस्टिक जो पावर है, हाँ, उन्हीं में नए चीज़ का अनुसंधान करते रहना, किस तरह से धन आएगा, उसका धूर्तता से ऐसे वैसे जो वो धूर्त ग्रह होता है। हाँ, और छल करने वाला ग्रह होता है। छल से कपट से कैसे हाँ, भी आपको भौतिक यानी व्यक्ति में जो छल की भावना जो होती है, कपट की भावना होती है, वो राहु के तहत आता है। मतलब उसका नाम दिया गया राहु। हाँ, छल कपट सब करना और आभासी दुनिया में। तो हम लोग के भीतर जो आभासी जो रेंज है, हम लोग का तरंगे हैं, तो वो राहु के तहत आएंगे। तो बिना अगर किसी का राहु मजबूत नहीं है ना, तो उसका भौतिक वर्ल्ड में सफल होना संभव नहीं है। मैंने छल कपट के बिना सफल नहीं हो सकता भौतिक वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में वो उसको सफलता नहीं उसको मिल सकती। और राहु जो है राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका राहु मजबूत होता है वही राजनेता बनता है। अच्छा। नहीं तो राजनेता नहीं बन सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि राहु के सारे गुण उसमें होने चाहिए नेता में। जो दिया गया है तब वो सफल होता है। जितने नेता हैं सबका राहु मजबूत होता है, और जिसका राहु मजबूत नहीं होता है उसको नहीं माना जाता कि ये सफल नहीं होगा राजनीति में। हाँ, उसके बाद केतु है। केतु जो है ना वो भी नेतृत्व की क्षमता का है और अध्यात्म का है वह। अच्छा। हाँ, केतु जो है, जिसका केतु अच्छा होगा उसका स्पिरिचुअलिज्म की ओर झुकाव होगा। वो हम लोग के पिछले जन्म का भी, राहु भी और केतु भी दोनों भी पिछले जन्म से संबंधित जो है वो संकेत देते हैं। हाँ, और हम जिसका केतु अच्छा होगा उसका निश्चित ही उसका जो है अध्यात्म की ओर झुकाव होगा, और वो मुक्तिदाता ग्रह माना जाता है। अच्छा। केतु अच्छा होने से ही आप मुक्त हो सकते हैं। अच्छा। केतु अच्छा नहीं हो तो आपको अभी मुक्ति संभव नहीं है। तो केतु जो है एक तरह से आपको प्रतीकात्मक रूप से आपको पूरे वर्ल्ड से, हर चीज़ से आपको जो है डिटैच करता है। जिसका केतु मजबूत होगा उसमें त्याग की भावना ज़्यादा होगी और उसका उतना उसमें लगाव नहीं होता है।
इन सब चीज़ों से। ठीक। तो ये तो क्लासिफिकेशन कर दिया गया। हाँ, एक क्लासिफिकेशन हम लोग के गुणों का कर दिया गया, उसका ऐसे नाम दिया गया। और इसके बाद नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्र हैं, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। हाँ, तो 27 नक्षत्र यानी सूर्य तारे जितने हैं इन सबका एक समूह जो होता है। हाँ, हमारे ये नियरर में है क्या? तो ये 27 नक्षत्र में नियरर नहीं है, ये सब दूर है बहुत ना। ये सब तो ग्रह होगा सूर्य का, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े तारों का एक झुंड होता है, जिसको कि नक्षत्र कहा जाता है। तो इसी तो अरबों खरबों में है, तो सूर्य और प्लस ये 27 का ही तो हाँ, तो उनको पूरे जो आकाश मंडल है, हाँ, उन आकाश मंडल को उसको बांट दिया गया है, 27 भागों में बांट दिया गया है। अच्छा, उसमें जिसमें तारों का एक पूरा झुंड है, तो उन 27 मंडलों का इफेक्ट एक तरीके से नक्षत्र उनका इफेक्ट दिखाता है। ये सब तो सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, ये सब तो छोटे छोटे हो गए। अब वो सब जो है वो बड़े बड़े नक्षत्र का हो गया, पूरा मतलब पूरा आकाश मंडल का उसका इफेक्ट आ गया। उसी को अश्विनी, भरणी, कृतिका ये सब कहा गया, रोहिणी, हाथिनी, हस्ती नक्षत्र, इस तरह से सब बहुत सारे 27 नक्षत्र करते हैं। हाँ, और उन सब का अलग अलग वो है गुण, जैसे इसके गुण हैं उन सब के उस तरह से इसके गुण हैं। और उसी तरह से हम लोग के भीतर भी आकाश मंडल है। हाँ, ये तो एक एक चीज़ ये सब गुण बताए, और हम लोग के भीतर जो आकाश मंडल है उसके भी अलग अलग उसी तरह से जो उसमें है वही इसमें भीतर बता दिया गया है, वर्णित करता है। अब ये और वो होने के बाद एक जो है ये धरती है, जैसा कि इसमें कैलकुलेशन का भी अभी नहीं आया है। हाँ, तो इस धरती का कैलकुलेशन का इसमें ज्योतिष विज्ञान में ऐसा किया गया है कि उसके जो मतलब वंशज रहे हैं, माता पिता, ये सब सोसाइटी जो उसकी रही है, जिस वर्ण का उसका है, तो उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन है, उसके इफेक्ट का। ठीक है, समझे? तो ये से पृथ्वी का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब ये बताते हैं कि कैसे कैसे इफेक्ट आता है ज्योतिष का। तो इसमें जो ग्रह उच्च का माना जाता है, जो ग्रह मतलब अपनी ऊंचाई पर है, उच्च में है, परमोच्च भी एक माना जाता है, एक नीच माना जाता है, एक सामान्य है। तो जो व्यक्ति जब व्यक्ति जन्मता है, जिस लैटिट्यूड में, अल्टीट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में वो जन्मता है, तो उसको नोट कर दिया जाता है। उस समय सारे ग्रहों की स्थिति जैसी होती है उसको नोट कर दिया जाता है। किसी का डेट ऑफ बर्थ है ना, टाइम ऑफ बर्थ है, सबका टाइम तो अलग ना होगा दुनिया में। किसी भी घटना का टाइम तो अलग होगा। तो इस वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो क्या है, ये वर्ल्ड में क्या है, मैटर है, स्पेस है, टाइम है। हाँ, ये मुख्य चीज तो यही ना है, मैटर है, स्पेस है, टाइम है। बाकी एक अन्य आयाम है। अन्य जो आयाम है, वैसे कई डी माना गया है, तो वैज्ञानिक सब कुछ लोग 25 डी तक भी मानते हैं, कुछ लोग 16 डी मान रहे हैं, और वेद में तो 64 डी तक माना गया है, 64 डायमेंशन माने गए हैं। हाँ, तो उतने लंबे उनको लोक कहते हैं, भिन्न भिन्न तरह के उनको लोक कहा जाता है, जितने भी डायमेंशन है। तो अब लेकिन यहाँ मोटे तौर पर जो हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं, तो ऐसा ही है कि स्पेस देखते हैं, टाइम देखते हैं, मैटर देखते हैं, ये 3D माना जाता है। अब इसी में जैसे 4D जो हो जाता है, मान लो कि हम उसको पूरे डायमेंशन समझाने में नहीं जाते हैं, ठीक है, तो समझने के लिए तो उसमें जो नोट किया जाता है, तो एक स्पेस नोट कर दिया जाता है। तो स्पेस नोट करने के लिए कितना लैटिट्यूड पर है, कितना लॉन्गिट्यूड पर है, कितना अल्टीट्यूड पर है, कहाँ पर है जन्मा, तो वो नोट कर दिया जाता है। तो उसके हिसाब से सबका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड अलग हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति जो यहाँ जन्मा है मोटे तौर पर, जैसे एक व्यक्ति जो बनारस में जन्मा और एक व्यक्ति जो शिमला में जन्मा, तो उसका अलग हो जाएगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो अलग हो जाएगा, तो उसका अलग इफेक्ट ही आएगा। गर्भ धारण के समय से, जन्म के समय से ही उसको मान लेते हैं उसको, हालांकि गर्भ धारण के समय ही असली माना जाता है ज्योतिष में, लेकिन जहाँ वो जन्मता है उस जगह का कैलकुलेशन करके जब गर्भ धारण किया होगा उसका भी कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो जिस समय यह जन्म लिया, हाँ, उस समय जो ग्रह, नक्षत्र, तारे, जबकि जो पोजीशनिंग है, उसकी जो पोजीशनिंग है वो जो देखा जाता है, से कैलकुलेट किया जाता है कि वहाँ पर शिमला में कैसा रहा होगा, उसका इफेक्ट यहाँ कैसा रहा होगा, वहाँ कैसा रहा होगा, सब जगह का इफेक्ट
उसको सब। अच्छा, जैसा अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे कि सभी ग्रहों का या सबका अलग अलग जगह पर अलग अलग रेडिएशन और इफेक्ट, बिल्कुल अलग इफेक्ट आएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ भी तो वो चीज़ें हैं तो उनका भी अलग इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो उसका वहाँ सबका नोट कर लिया गया वहाँ का। ठीक है, अच्छा, उसका जो है टाइम भी नोट कर दिया गया, क्योंकि समय के हिसाब से भी तो हो जाएगा। जब सूर्योदय हो रहा है तो उस वक्त का अलग रेडिएशन होगा, उसका अलग इफेक्ट होगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति सब कुछ अलग होगा। ठीक है, और वही दोपहर में अलग हो जाएगा, शाम को अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा सर। ठीक है, तो उसको भी नोट कर लिया जाता है। फिर दिन का क्या फर्क पड़ता है? दिन क्यों नोट किया जाता है? दिन कौन से वार को जन्मे? क्योंकि हर दिन का अलग इफेक्ट आएगा। अच्छा, हर दिन का अलग इफेक्ट आएगा, तभी तो दिन धीरे धीरे बदलता बदलता ऋतुएं बदल जाती हैं, मौसम बदल जाते हैं। दिन का इफेक्ट नहीं रहेगा तो ये कैसे बदलते? तो इसका मतलब है कि इफेक्ट इसका आ जाता है। ये तो सोम मंगल बुध में अलग अलग इफेक्ट होगा। बिल्कुल इफेक्ट होगा, एक एक थोड़ा से एक क्षण मात्र में इफेक्ट होगा। अब अभी थोड़ी देर के बाद देखो अंधेरा होने लगेगा, इफेक्ट आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन तो सोम मंगल बुध में भी इफेक्ट होगा ना। अब गर्मी का जो सोम होगा और वही जाड़े का सोम नहीं होगा एक। गर्मी का जो सोम होगा वही जाड़े का सोम नहीं होगा। ये वार का अलग फर्क पड़ जाएगा। सोमवार, फिर उसके बाद अगला दिन जो मंगलवार होगा तो अगला दिन चला गया तो शिफ्ट हो गया। जैसे गर्मी का है तो डे टाइम प्लेस, हाँ ठीक, वो डे अलग हो जाएगा तो उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। ठीक, अब आज का जो रविवार है, मान लो गर्मी का ही दिन है, तो गर्मी का मान लो कि जून का है, जून का रविवार है, और वही सोमवार उसका अगला दिन जो होगा तो उस दिन वो अलग होगा, इस दिन अलग होगा। क्यों अलग होगा? ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अलग करते ही तो फिर हम लोग गर्मी से फिर बरसात में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब अलग उधर आइए, फिर क्या हुआ? ये टाइम का कैलकुलेशन फिर इसलिए सबका कर लिया जाता है, तो टाइम का अलग हो गया। अब इसके बाद जो है स्पेस का कर लिए, टाइम का कर लिए। हाँ, तो अब मैटर का रहा, उस व्यक्ति का मैटर का। तो यह जो मैंने बताया कि ये पृथ्वी ग्रह के हिसाब से, तो उसका क्या देखते हैं कि उसकी वंशावली देखते हैं। उसकी वंशावली देख लेते हैं कि उसकी वंशावली क्या रही है। तो उसके पिता कैसे रहे हैं, उसकी माता कैसे रही है, इन सब का भी उसमें वो देखते हैं जो ठीक है। उन सबको उससे भी वो लोग अनुमान, जैसे कि उदाहरण के लिए कि हम लोग जैसे अंग्रेज हैं, उसको हम लोग देख के जान जाते हैं ना भाई ये अंग्रेज है, उसका रूप रंग ऐसे वैसे से जान जाते हैं। तो उसके वंशज को भी हम लोग जानते हैं कि ये कैसा वंशज पैदा करेगा। और इसके पूर्वज को भी जानते हैं इसके पूर्वज कैसे रहे होंगे। उसके चमड़े का, उसकी लंबाई का देख करके, अब जो जाट हैं एकदम लंबे लंबे होते हैं, तो उसको देख के हम लोग जान जाते हैं ना कि इसके पूर्वज कैसे रहे होंगे। और ये भी जान जाएंगे कि ये पैदा कैसा करेगा। ठीक है, प्रोजनी का सिलेक्शन किसी भी ब्रीड का, जानवर का भी देखोगे तो भाई ये फ्रीजन ब्रीड है तो ये है, कुत्ते में देखोगे तो ये अल्सेशियन है, तो डबरमैन है, जो भी है, तो वो इस तरह से ब्रीडिंग करेगा, तो वो इसी तरह के आनुवांशिकता से पैदा करेगा। तो उससे हम लोग जानते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि मनुष्यों को भी इस तरह से नस्ल में बांटा गया है। हाँ, कि किस तरह के मनुष्य हैं ज्योतिष में नस्ल, तो उसको वहाँ पर वर्ण में बांटा गया है। तो किस वर्ण के हुए हैं, फिर उसका कुल भी बांटा गया है। कई तरह के उसमें है, विस्तार है उसमें, लेकिन तुमको उसका चूँकि मूल रूप में तुमको वैसा समझना है, उसका सिद्धांत समझना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से वो उसने मैटर को समझने की कोशिश की है कि इसका किस तरह का रहेगा। पूर्वज वंशज से समझेगा कि ये आखिर इसका ये लोथड़ा जो है मांसपिंड, ये कहाँ से कैसे आया है, उससे उसका एक अनुमान लगा लेता है। ठीक है, कैलकुलेशन का, तो उसके हिसाब से ये पैदा करेगा। तो जैसे मान लो कि एक ही जगह पर, मान लो टाइम एक ही है, अब हम लोग एक ही जगह देखते हैं कि एक ही हॉस्पिटल में अगर 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक ही समय में पैदा हो रहे हैं, तो फिर अब वंश का प्रभाव पड़ेगा। तो अब हमको उनका सबका देखना है ना कि एक ही समय में चारों पैदा हो रहे हैं। हाँ, 4 तरह के आदमी बच्चे पैदा हो रहे हैं, और 4 तरह के वहाँ छिपकली भी पैदा हो रही है। मान लो उसी समय वहीं पर छिपकली भी पैदा हो रही है, और वहीं पर चींटे भी पैदा हो रहे हैं उसी समय, जिसमें आदमी का बच्चा भी पैदा हो रहा है। तो उन सबका टाइम तो सबका एक ही हुआ पैदा होने का, और उनका जो है स्पेस में फ़र्क थोड़ा हुआ, लेकिन वो चूँकि काफ़ी कम स्पेस का फ़र्क होता है, भी मैटर नहीं, तो मैटर करता है लेकिन बहुत कम करता है, और उतना हम लोग कैलकुलेशन में नहीं कर पाएंगे, उतना कैलकुलेशन
नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ, एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ, तो स्पेस तो अंतर है ही, तो अब वंशावली का उसके फर्क पड़ा। स्पेस तो अंतर है ही, तो उतने स्पेस को उतना सटीक जो है वो निकालना काफ़ी कठिन होता है। ठीक बात है। हालांकि बहुत फिजिक्स से संभव है कि उतना हम उसको निकाल लें कि यहाँ पर इसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, संभव है, लेकिन ऐसे सामान्यतः जो है उसको बहुत नेग्लिजिबल मतलब रिस्पॉन्स। तो अब ये गुरुजी ये हो गया। अब उसके बाद जो है टाइम तो खैर एक ही रहेगा, टाइम में तो कोई अंतर नहीं है, स्पेस में लेकिन अंतर आ जाएगा। और स्पेस में ऐसा अंतर आता है, उसके कारण थोड़ा टाइम में अंतर आता है। जैसे मान लो जुड़वा बच्चा है, एक औरत ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, जुड़वा बच्चे से तुमको ज़्यादा अच्छा ज्योतिष समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि देखोगे उन दोनों का भाग कमोबेश एक जैसा रहेगा, क्योंकि टाइम में बहुत थोड़ा सा। और जुड़वा में भी दो तरह के जुड़वा होते हैं, एक तो जो भिन्न भिन्न अंडे से बनते हैं, और एक जो एक ही अंडे का विभाजन होकर के बना, एक ही मतलब उसमें मिल गया ये स्पर्म मिला, तो जो बना, जो जायगोट बनता है युग्मक, अब उसको जो हम वो जो विभाजित हो जाता है तो वो दो भाग में बट गया, फिर वो 2 से 4 भाग में बट गया, तो वह जुड़वा अलग होता है। वो एकदम बिल्कुल ऐसा ट्विन होगा ना कि जिसमें तुम फर्क नहीं कर सकते। उनके फ्यूचर लाइफ में भी फर्क नहीं आता। तो उनके फ्यूचर लाइफ में एकदम नहीं आएगा। इतना उसमें सटीक होता है कि वे अगर वे मरेंगे भी ना, उनका जीवन एक ही जैसा होगा, उनको देखने में भी एक जैसे लगेंगे, उनका जीवन भी एक जैसा होगा, उनकी पसंद नापसंद भी एक जैसी होगी, और उनका देखोगे कि ये जिस ऊंचाई को प्राप्त होते हैं वे भी एक ही तरह की ऊंचाई प्राप्त होते हैं। और तो और वो चाहे वो कितने भी दूर रख दो बाद में ले जा करके, वो करीब करीब उनका जीवन एक ही टाइप का होगा, और उनकी मृत्यु भी एक ही टाइप की होगी। उनके आसपास में जैसे एक अगर जुड़वा को कोई मर गया ना, तो दूसरा को हर हाल में 6 महीने में मरना है, हर हाल में मरना 6 महीने में। एक और लेकिन गुरुजी होता है कि जुड़वा बच्चों में अक्सर एक बच्चा पैरालिसिस, एक अपाहिज जैसा हो जाता है अक्सर, ये भी बहुत कम। एक अपाहिज होगा, दूसरा भी अपाहिज होगा। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, जुड़वा में वो जुड़वा कह रहा हूँ जो कि एक ही से होता है, युग्मक से। हाँ, वो बिल्कुल दोनों होंगे। उदाहरण के लिए तुम यहीं देख सकते हो, युवराजपुर में देख सकते हो, लव है, कुश है, हाँ, वो एकदम जुड़वे हैं, लव और कुश युवराजपुर का, हाँ। और वे दोनों ही पैरालाइज हैं, दोनों के ही पैर में दिक्कत है दोनों का, और उन लोगों को दोनों को भाग्य देखोगे एक ही जैसा है। तो अब जरा उस विषय पे, ज्योतिष वाले पे, हाँ, तो अब उस पर आ रहे हैं। जुड़वा का इसलिए उदाहरण दिया कि ज्योतिष समझने के लिए बहुत की पॉइंट है ये, क्योंकि दोनों का जन्म करीब करीब एक ही समय में हुआ है, एक ही माह से हुआ है, तो इसका मतलब है अगर ज्योतिष सही होता दोनों का भाग एक ही होना चाहिए, और ऐसा देखा गया है कि उन दोनों का भाग एक ही है, और जन्म जैसे एक ही है वैसे तो उनकी मृत्यु भी एक ही है। उनके मृत्यु में 6 महीने का अंतर पाया गया, क्योंकि वो स्पेस का जो अंतर हुआ, एक व्यक्ति दोनों भले एक ही माँ के हैं, लेकिन दोनों गर्भ में एक गर्भ में इस जगह पड़ रहा था, एक इस तरह पड़ रहा था, स्पेस में अंतर आया ना वहाँ भीतर में। हालांकि वो काफ़ी सूक्ष्म अंतर है, लेकिन उसी सूक्ष्म अंतर ने बहुत बड़ा अंतर कर दिया। फिर जब बर्थ ऑफ टाइम जो है, उन दोनों का एक पहले पैदा लेगा, उसके बाद ही ना दूसरा आएगा, दोनों एक साथ तो निकलेंगे नहीं, एक के बाद एक निकलेगा, तो उसमें टाइमिंग का बहुत थोड़ा सा फर्क आता है टाइम का, उसके कारण उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा, उनका करीब करीब एक जैसा रहेगा। गुरुजी आज के जैसे सिजेरियन बच्चे लोग करा रहे हैं, तो वो तो आपकी कैलकुलेशन और प्लानिंग से हो गया, भगवान की नेचुरल तो आउटकम हुआ नहीं। क्या सिजेरियन जो डिलीवरी हो रही है, तो सिजेरियन डिलीवरी भी होगी अगर दोनों की, जुड़वा की, तो मैंने इसलिए कहा ना कि वे एक स्पेस में 2 मीटर तो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, एक ही स्पेस है, वो बात तो ठीक पेट है। में एक बच्चा इधर रहेगा, एक बच्चा इधर रहेगा। ज्योतिष की बात कर रहे हैं, आजकल डिलीवरी सिस्टम पे हाँ, जब लोग बच्चों को सिजेरियन पैदा कर रहे हैं, अपने कैलकुलेशन से पैदा करा रहे हैं, तो वह भी तो जब पैदा हो गया उससे मतलब है उसका। अच्छा, वो चाहे जैसे भी पैदा, जब वो धरती पर आया, माँ के पेट से बाहर निकला, उसको उससे मतलब है। अच्छा, हाँ, चाहे उसका पेट फाड़ करके निकालें या वो जो प्राकृतिक रूप से निकले, हाँ, तो वो उसका उस टाइम। अब गुरुजी वो असली बात बताइए कि फिर ग्रहों का इफेक्ट कैसे आया। हाँ, तो इफेक्ट तो तुमको बताया कि किस किस तरह से होता है। अब जब व्यक्ति उस स्थिति में जब जन्म हो गया, सब कैलकुलेशन उसका हो गया कि ऐसे इस समय जन्मा, इसमें हुआ, डेट टाइम हो गया, अब उसका वर्ण वाला सब देखा। अब इसके बाद जो है ज्योतिषाचार्य जो इसमें विश्लेषण करते हैं, तो उसका पूरा वो देखते हैं कि वो जो है उस वक्त की जो ग्रह की स्थिति थी वो किस तरह की स्थिति में थी। ग्रह के बहुत सारे उसमें लक्षण बताएं कि ग्रह जो है प्रसन्न मुद्रा में है, कि सामान्य मुद्रा में है, कि उच्च के हैं, कि नीच के हैं, कि अपने घर में हैं, कि दूसरे के घर में हैं,
उसमें जो कुंडली होती है उसमें कई खाने बनाए रहते हैं। नहीं तो अगर तो हम उसको उन ग्रहों से जोड़े तो उसको क्या किया गया ना, टोटल को जो है ना, टोटल 360 का वो माना गया एंगल। अच्छा। टोटल जो है एक जो सर्किल होता है वो 360 का होता है, तो कुल को 360 माना गया। और 360 को मान करके उसको फिर जो है उसको डिवाइड किए हैं। और डिवाइड किए हैं तो एक का जो है ना वो 30 आ रहा है, डिग्री एंगल आ रहा है। हाँ 30 डिग्री आ रहा है। तो उसके एंगल को उसमें सेट करते हैं 30 डिग्री के हिसाब से। 30 डिग्री के हिसाब से उसमें उसका मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, पूरा मैथमेटिक्स पर है वो। तो पूरा को 360 का एंगल बांध करके, हाँ पूरा भूचक्र को, तो उसके हिसाब से फिर उसको वो जो कुंडली खींचते हैं तो पूरा उसको आकाश मंडल मान लेते हैं। मतलब उस समय जो जन्मा उसकी पोजीशन क्या हाँ, तो 360 डिग्री मान लिए। अब उसके बाद जो है उसका डिग्री कैलकुलेशन के उस वक्त वो तो उन लोग को पता चल जाता है, हाँ, कि वो कितने डिग्री का है वो तो आजकल एस्ट्रोनॉमी के जो है इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाता है ऐसे भी। लेकिन सबसे बड़ी तारीफ की बात है कि जिस वक्त ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं थे उस वक्त उसने सटीक एंगल निकाला था। ये सबसे बड़ी बात है, बिना वहाँ गए हुए उसको एंगल निकालना। तो इससे ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है ना कि हम किसी पेड़ की ऊंचाई कैसे नापेंगे। हाँ, बिना पेड़ को वो किए हुए तो रेखा खींच करके और उसका कॉलम बना करके, तो उसको पढ़े होगे मैथमेटिक्स में। बिल्कुल। हाँ, ज्योमेट्री में। तो उसी ज्योमेट्री का प्रयोग किया गया है इसमें, कि उसका एंगल नाप लेते हैं। तो उसको एंगल नाप करके उसमें सेट कर देते हैं। जो कुंडली का वो जो घेरा बनाया गया है 360 डिग्री का, तो उसमें सब सेट कर लेते हैं उसमें कितने कितने एंगल पर वो है। तो उसका एंगल सब वहाँ लिख देते हैं कि ये ग्रह इस एंगल पर है। तो कौन ग्रह किस एंगल पर रहेगा, तो जो उच्च का रहेगा उसको भी उन लोगों ने निकाला हुआ है कि इस एंगल पर रहेगा तो ज़्यादा मजबूत रहेगा, इस एंगल पर रहेगा तो कमज़ोर रहेगा, इस एंगल पर रहेगा तो और कमज़ोर रहेगा, इस एंगल पर रहेगा तो और मजबूत रहेगा। तो उसके हिसाब से उसको मान लिया कि ग्रह जो है उसकी भी एक एज मान लिया है। तो कि ये जो है ग्रह जो है युवा अवस्था का है कि बाल्यावस्था का है, हाँ, कि प्रौढ़ अवस्था का है कि वृद्ध अवस्था का ग्रह है। मतलब उस ग्रह की इंटेंसिटी एंगल के हिसाब से नाम। जैसे कि मान लो सूर्य है एकदम अभी वो निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी ताकत अभी कम है, समझ रहे हो। उसका जो एंगल है वो इस तरह से कि उसकी ताकत अभी कम है। जब सूर्य जब यहाँ पर पहुँचे दोपहर का जब समय होगा तो उस वक्त प्रचंड ताकत में होगा वो। बात समझ में आ रही है ना। तो इस एंगल से वो नाप लिए कि अभी सूर्य जो है बाल्यावस्था में है, यानी जिस वक्त व्यक्ति का भोर का जन्म हो रहा है उस वक्त सूर्य जो है उसका बाल्यावस्था में है। अगर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो भोर का। लेकिन वही जब दोपहर का जन्म हो रहा है तो सूर्य बहुत मजबूत प्रचंड स्थिति में है। तो जिससे भगवान राम का जन्म दोपहर माना जाता है, तो प्रचंड सूर्य है। हाँ, उनका ताप बहुत मजबूत है, तो उनकी सूर्य शक्ति बहुत जबरदस्त है। लेकिन किसी का इसमें हो रहा है या किसी का मतलब रात में हो रहा है जन्म, तो उसके हिसाब से भी देखा जाएगा कि सूर्य शक्ति कैसी है। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने कैलकुलेशन एंगल का उसमें निर्धारण कर लिया है और वो देख लिया है कि ग्रह जो है युवावस्था में है, कौमार अवस्था में है। अब उसके हिसाब से उसने जब देख लिया, तब जब एंगल उनको पता चल गया और ग्रह किस पोजीशन पर है, मजबूत स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है। हाँ, नजदीक से दूर से ना, हम दोनों यानी कि महाराज जी थोड़ा झुक जो। और ले लो करते तीनों लोग कैसे। हाँ, थोड़ा पीछे से ले लो, तीनों लोग आ जाए। पॉज कर दीजिए नहीं तो। ठीक है। तो जब उसने पोजीशनिंग कर लिया कि कितने एंगल का क्या है, तब उसने उस ग्रह की अवस्था को जान लिया कि ये मजबूत स्थिति में है कि कमजोर स्थिति में है, कि बहुत कमजोर है कि तो एक तरीके से उस समय सभी ग्रहों की इफेक्ट जो है, हाँ, उसको उसने इस तरह से कैलकुलेशन उसका कर लिया। हाँ, तो अब वो जान जाएगा कि इसके अंदर में किस तरह की प्रवृत्ति हावी है। और अब हर व्यक्ति अपने प्रवृत्ति और स्वभाव के हिसाब से वो व्यवहार करता है। अब ये जो ग्रह हैं ये डेली अपना पोजीशन बदलते हैं। तो एक तो सामान्य कुंडली बनती है जो कि उसके जन्म के समय, हाँ, उसको लग्न कुंडली कहते हैं। हाँ, और एक फिर जो है गोचर की अवस्था होती है, हर साल की कुंडली बनती है, हर महीने की बनती है, हर दिन की बनती है। तो इस समय वो पिंड जिस पोजीशन में है, इस वक्त क्या पोजीशन है, उस वक्त क्या पोजीशन है।
तो जिसमें जन्म के समय हुआ है उसको 50% उसका इफेक्ट माना जाता है, जन्म के समय जो हुआ। उसके बाद गोचर की अवस्था जो है इस वक्त यानी अभी वर्तमान समय में जैसा है, एक आदमी जन्म के समय जैसा था, एक समय इस वक्त जैसा है, तो उसको निकालेंगे, उससे उसका मिलान करेंगे। अच्छा, फिर जो है उसमें अलग अलग तरह की कुंडली उसमें बनाते हैं, उसमें नवमांश कुंडली कहते हैं, त्रिकोण कुंडली कहते हैं, यानी अलग अलग एंगल के कौन कहाँ है उससे भी कुंडली बनाते हैं। बहुत तरह की कुंडलियाँ उसमें रहती हैं, उसका उतना ज्योतिषी उतना वो जानने की जरूरत नहीं है डिटेल। मोटे तौर पर इतना समझ लो कि ये अलग अलग ग्रहों की अलग अलग स्थितियों के हिसाब से बना लेते हैं। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से अगर बात करें, यानी इन गुणों का जितने गुण हैं, अब तो समझ गए ना, उनका गुण के साथ कैलिब्रेशन कर दिया गया है। अब उन गुणों का किसके साथ कैसा इंटरेक्शन है उससे उसका रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट कि ऐसे ऐसे गुण ऐसे ऐसे मिलते हैं तो ऐसा प्रभाव आता है। समाज में भी देखा है, कई जगह तामसिक गुण बढ़ रहा है, राजसिक गुण बढ़ रहा है, दैवी गुण बढ़ रहा है। हाँ, तो उससे वो कैलकुलेशन कर लेता है कि इसका ऐसा इफेक्ट आता है, और उससे अपने अनुभव को भी, यानी पीछे के अन्य लोग जो अनुभव ये सब विकसित हुआ है ना क्रमशः धीरे धीरे, तो ये भी देख लेते हैं कि ऐसा इसका रिजल्ट होने से ऐसा होता है। हाँ, तो अब उसको फल के साथ जोड़ लीजिए, यानी ये ग्रह जो है ऐसी स्थिति में होगा। अब इसका उल्टा चलो कि हमने देख लिया कि अमुक इस व्यक्ति का जीवन ऐसा ऐसा रहा, ठीक है, अब हमको इसके हिसाब से इसको वो करना है, इस व्यक्ति का जीवन ऐसा 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 रहा। अब उसने सच्ची सच्ची बात अपनी बता दी ऐसा ऐसा रहा, या मैं तो खुद अपने बारे में जानता हूँ सच्ची सच्ची स्थिति, तो उसको मैंने अपना समझ दिया कि ऐसी स्थिति में मेरे साथ ये घटना हुई, ऐसी स्थिति मेरे साथ ये घटना, ऐसी स्थिति में ऐसा ये रोग हुआ, ये रोग हुआ। तो अब मैं जो है उसके हिसाब से सोचूंगा कि जब मेरी ग्रह की स्थिति अच्छी थी तो मुझे ये हुआ था। इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे ग्रह ऐसा इफेक्ट डालता है, समझ रहे हो। तो उसने उन गुणों के हिसाब से फिर उसका इफेक्ट समझना शुरू किया, कॉज एंड इफेक्ट का। हाँ, चलो बाद में भेज देना। बाद में अच्छा घर। हाँ, अभी अभी हम लोग कुछ दूसरे चीज़ में व्यस्त हैं, बाद में आपको कैसे महाराज जी? चलिए भैया नमस्ते, ठीक है। तो उसका जो कैलिब्रेशन उसके हिसाब से कर लिया, तो कॉज एंड इफेक्ट का इस तरह से एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ लिया। अब बात समझ में आ गई कैसे जोड़ लिया। हाँ, हमने अपने जीवन की सब घटनाओं को देखा, उन घटनाओं के हिसाब से ग्रह की क्या पोजीशनिंग थी उसको देख लिया। अब देख लिया कि ये हमारे साथ जब ये घटना घटी इस वक्त ये पोजीशन था, इससे उसने निकाला कि इस तरह की पोजीशन रहने पर इस तरह की घटना घटती है। और ऐसे ऐसे कई लोगों के सैंपल्स जब आए और देखा गया, साइंस में भी तो स्टैटिस्टिक्स तो ऐसा ही नहीं होता है कि ये घटना जब घटती है किसी साथ तो उस वक्त कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं। देखा उस वक्त ऐसी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, इसका मतलब हो गया कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ जब होगी तो यह परिणाम आएगा। हाँ, अगर मैंने 100 सैंपल देख लिया या 1000 सैंपल देख लिए तो उससे हम कंफर्म हो जाते हैं ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो ये परिणाम आता है। तो अब हम उसका वो नहीं देख रहे हैं परिणाम, अब हम खाली देख रहे हैं स्थिति को। जब हम स्थिति देख लिए तो हम समझ गए कि ये परिणाम आएगा। तो हम घोषणा करते हैं फलित ज्योतिष का। फलित ज्योतिष का आधार यह है, जब ज्ञान शास्त्री से कहते हैं कि हम खाली खगोल ही मानते हैं, और ये तो जब आप उसको मान रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट है, एक व्यक्ति ने आपने सिर्फ कॉज माना, हाँ, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आप समझ में आ रहा है आपको। आपने खाली देखा उसकी ये पोजीशन है, अरे उस पोजीशन का कोई परिणाम भी तो होगा कि खाली पोजीशन ही होगी। पोजीशन का सिर्फ आप कैलकुलेशन के आधार में करेंगे, यहाँ से सूरज कितनी दूर है, खाली हम यही कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे। सूरज जब यहाँ है, इस पोजीशन पर है, सूरज और पृथ्वी का जो एंगल इस पोजीशन पर आया, तो खाली हम एंगल थोड़ी करेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी तो कैलकुलेशन करेंगे। विज्ञान को तो वहाँ जाना है, आखिर हमें इसका उपयोग क्या है, हम अपने उपयोग को भी तो देखेंगे। तो उसका क्या इफेक्ट है वो फलित ज्योतिष है, तो उसका क्या इफेक्ट है। हो सकता है कि उसमें कुछ 1-8% कैलकुलेशन में दोष हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। हर परसेंट पूरा कैलकुलेशन वहाँ सटीक नहीं किया जा सकता है, ये बात भी सही है अपनी जगह पर, मतलब लेकिन मोटे तौर पर तो कैलकुलेशन होता है। तो किसी भी व्यक्ति के अगर जीवन के बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, हाँ, तो एक तरीके से उसके जन्म के समय की स्थिति, हाँ, वर्तमान और में जिस वक्त का हमको जानना है, जैसे मान लो 10 वर्ष का जानना है, 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो उस वक्त 10 वर्ष के बाद की जो पोजिशनिंग होगी ग्रहों की, नक्षत्रों की, उसको देख करके वो एक मोटे तौर पर एक जो है गेसिंग कर लेगा वो कि इसकी ऐसी स्थिति ही होनी चाहिए। तो 10 वर्ष बाद जो है वो ग्रहों की स्थिति कैसे कैलकुलेट होती है, क्योंकि इन सब का कैलकुलेशन ये कैसे कैसे इनकी गति जो है ना, कितने दिन में कौन चक्कर लगाता है, इसके हिसाब से गति, जैसे हम ज्योतिष विज्ञान ने इतना कैलकुलेशन किया हुआ, बिल्कुल कर रखा है, और उसमें दोष एकदम नहीं है। माने ये आप समझ रहे किस लेवल का साइंस है, बहुत हाई लेवल। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये ज्योतिष कोई साधारण बात नहीं। वेद, ज्योतिष का मतलब हो गया कि वेद की आंख कहा जाता है ज्योतिष। उसने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है और उसके कैलकुलेशन में दोष नहीं है।
आज में भी जो एस्ट्रोनॉमी जो है वो बतलाता है कि जो इनकी जो चाल है कितने समय में कौन सा आएगा, रिकरेंस होगा उसका, तो उसका वो टाइम कैलकुलेशन किया हुआ है कि इतने समय में ये घटना घटती है। ये जैसे इस वक्त ध्रुव तारा जैसे इस ऐसी स्थिति में होगा, मंगल इस वक्त यहाँ पर होगा, हाँ, शुक्र इस वक्त यहाँ होगा, शुक्र ग्रह यहाँ पर होगा, तो उसका उन लोगों ने रेकरेंस का वो किया हुआ, कैलकुलेशन किया हुआ है और उसी समय में घटता है। तो पोजीशन वो बता देंगे कि आज से 20 वर्ष बाद कौन सी पोजीशन आएगी और आज से 20 वर्ष पहले कौन सी पोजीशन थी। तो हर आदमी पर उसका अलग अलग असर आएगा। बिल्कुल आएगा, इसीलिए क्योंकि स्पेस अलग है। तो फिर इसी आधार पर फिर देश पर बिल्कुल असर, जिले पर असर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हर देश के जो है भविष्य अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि सब देश का भविष्य एक ही होगा, हर देश का भविष्य अलग होगा, अलग है, कोई भी देख सकता है। हर देश का भविष्य अलग होगा, हर देश का अतीत अलग था, क्योंकि उस देश पर ग्रहों का जो इफेक्ट होगा पर्टिकुलर अलग अलग देशों पर अलग इफेक्ट होगा, अलग जिले का पोजीशन अलग इफेक्ट होगा, सबका इफेक्ट अलग होगा। हर आदमी पर, हर जीव पर, हर देश पर, हर जिले पर, हर राज्य पर, सब पर इफेक्ट अलग होगा। सागर पर अलग इफेक्ट होगा, पहाड़ पर अलग इफेक्ट होगा। और ये सब हमारे कैलकुलेशन बनी हुई है। ऐसे कैलकुलेशन बनी हुई है, ऐसा कैलकुलेशन वो कर लेते हैं और एक मोटे तौर पर आप बिल्कुल उसमें भी लगातार शोध हो रहे हैं। ये बात नहीं है कि वो स्थिर है, शोध हो रहे हैं, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स डाटा थोड़ा बहुत मान लीजिए कि कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ, हाँ, या इफेक्ट उतना अच्छा से नहीं समझ पाया तो फिर उसमें थोड़ा सुधार किए। इस तरह करते करते अब और परिष्कृत हो चुका है। तो ज्योतिष विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? वो तो वेद में है ना। अच्छा, तो मैंने कोई पर्टिकुलर ऋषि मुनि नहीं है जिन्होंने इस विज्ञान को वो किया? वेद में है, वहाँ से फिर डेवलप तो बहुत लोग किए हैं, जैसे पराशर ऋषि हुए, चाहे भृगु हुए, हाँ, तो ये बहुत सारे हुए, वराह मिहिर हुए, तो एक से एक ऋषि हुए हैं, सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है उसमें। ये तो गुरुजी, जब ये तो एक तरीके से जब ये अपनी मुक्त अवस्था में नारद रहते हुए, होंगे। नारद का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। नारद ने भी इसमें ज्योतिष पर एक किताब भी लिखी हुई है, नारद संहिता। तो अब वो समझ में आया कि नहीं कि कैसे होता है, उसका पूरा साइंस समझ में आ गया। तो उसका जो वो है उसमें जहाँ तक उन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो मतलब 1 मिनट तक का भी वे निकाल सकते हैं, जो बहुत अच्छा ज्योतिषाचार्य है। हालांकि उसको बहुत परिश्रम लगेगा निकालने में, घंटा का या 1 दिन का बहुत परिश्रम लगेगा, लेकिन उतना परिश्रम करके वो उस दिन का निकाल सकता है कि इस अमुक दिन जो है इस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो सकती है। तो ये फार्मूला पूरा एक तरीके से बन गया है, उसका चार्ट बन गया है। हाँ, चार्ट बन गया, उस चार्ट के हिसाब से उसका कैलकुलेशन आप उसको करना है और कैलकुलेशन करके उसको रिजल्ट देना है। तो किसका किसके साथ संबंध होगा, कब किसके साथ संबंध होगा, इसको किस तरह से कहाँ से सहयोग मिलेगा, इसके माता का, पिता का, सबका उसमें अलग अलग हाउस बनाए हुए हैं। हाँ, तो उस हाउस के हिसाब से बनाया कि ये मोह का हाउस है, ये पार्टनरशिप का हाउस है, तो ये शत्रु का घर है, रोग का घर है। तो जो ग्रह जैसा मजबूत होता है हमारे शरीर के अंदर के जो वो गुण का क्राइटेरिया वो मजबूत है, प्लस वो किस स्थान पर है। एक व्यक्ति मजबूत हो लेकिन वो पिंजरे में बंद हो, या एक व्यक्ति मजबूत हो लेकिन दुश्मन के घेरे में हो, तो उसकी मजबूती कमजोर न पड़ जाएगी। अच्छा, तो इन ग्रहों की भी आपसी पोजीशन, आपसी पोजीशन क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो भी वहाँ पर घर में दिखलाया जाता है। अच्छा, इनका रिलेशनशिप क्या है, उस रिलेशनशिप के हिसाब से भी उसका परिणाम है। ऐसा इतना सिंपल नहीं है कि खाली उसके और फिर वो जो हमारे बॉडी में जो आपने बताया जो गुण, जैसे एक ही ग्रह, एक ही मान लो उदाहरण के लिए एक घर है, उसमें जो कुंडली का है एक घर है, उसमें जो है एक जगह पर उसी एक घर में एक मंगल बैठा हुआ है, हाँ, और उसी घर में शनि बैठा हुआ है। हाँ, शनि का तो हम तुमको बताना भूल गए थे। हाँ, शनि का क्या है बताना भूल गए। शनि का मतलब जो मृत्यु है और ये सब चीजें। हाँ, शनि जो है न्याय के देवता है। अच्छा, न्याय करना का, हाँ, न्याय का ग्रह है मान लो, तो व्यक्ति के न्याय से संबंधित है। दूसरा है कि वह जो है उन सब की प्रकृति भी बताए हुए है सबसे, जैसे कि ये गर्म ग्रह है, ये ठंडा ग्रह है, ये प्रकृति बताए हैं उससे, और वास्तव में वैसा है वैसा है, और उसके हिसाब से रोग बता देंगे। ज्योतिष में वो शक्ति है जो भी साइंस में वो शक्ति नहीं है। ज्योतिष विज्ञान ये बता देगा कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग है अभी, और इसको 10 वर्ष पहले कौन सा रोग था, और 10 वर्ष बाद कौन सा रोग होगा, और किस जगह पर रोग होगा, सिर में रोग होगा कि हृदय में होगा कि पैर में होगा, कौन सा जगह खराब होगा वो बता देंगे। क्योंकि हर ग्रह जो है ना, कौन सा ग्रह कौन सा रोग पैदा करता है, ये उसका भी गुण उसमें निर्धारित किया गया। तो गुरु जी उसमें उम्र वगैरह भी बता दी जाती है कि कितना जिएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल,
जितना जिएगा उसकी उम्र जो है उसमें ग्रह के हिसाब से वो निर्धारित हो जाती है कि इसकी पोजीशनिंग ऐसी है, ये इतने समय तक जाएगा। तो ये जो शनि है तो जैसे नेगेटिव अगर हो जाए, हर ग्रह का नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों गुण और दोष दोनों सब में दिए हुए हैं सभी के। तो जैसे मान लो शनि का है तो अगर नेगेटिव अगर हो जाता है यानी दोष अगर है तो गांजा पीना, दारू पीना, इस तरह के जो इससे देखा जाता है, जिस व्यक्ति में देखा जाता है इसका मतलब इसमें शनि जो है दुष्प्रभाव वाले स्थिति में है। तो मादक द्रव्यों का सेवन करना, शनि जो है वो उसका अध्यात्म में भी होता है। शनि को संघर्ष कराता है और लेकिन संघर्ष कराने के बाद उसको सफलता देता है, तो उस सीख के साथ देता है। शनि की जो सफलता है वो सीख के साथ आती है, हाँ ऐसे नहीं आती है, नॉलेज के साथ आती है सफलता। तो आपके जितने कर्म कुकर्म रहे हैं उन सब का जो है हिसाब किताब हो करके वो होता है। तो अब व्यक्ति तो खुद जानता है ना कि मैंने कौन कौन से कर्म किए, उसके हिसाब से वो हम लोग के भीतर में जो न्याय अन्याय का जो हिस्सा है जो जानता रहता है वो शनि का है। यानी हम लोग खुद तो जानते हैं हम लोग ने न्याय किया या अन्याय किया, तो हम लोग उसका परिणाम भी जानते हैं। उसके हिसाब से जो है उसका अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये पूरे ब्रह्मांड का एक न्याय की विधि है और इसे कोई बच नहीं सकता है, इसका एक विधान है। ज्योतिष विज्ञान में जैसे हमारे वेदों ने जो बताया, हाँ, तो अभी हम उतने कोई आधार मानते हैं कि उसमें भी और इम्प्रूवमेंट करते हैं? उसी में भाई वो तो मोटे तौर पर ज्योतिष वेद में बताया गया है ना कि मंत्रों के रूप में तो है। जैसे कि अब विदेशी हैं वो वहाँ भी तो एस्ट्रोलॉजी, वो तो वेद नहीं पढ़ते हैं लेकिन उनकी अपनी एस्ट्रोलॉजी है। वो एस्ट्रोलॉजी है, उससे क्या मतलब? वेद का मतलब उसका किसी इससे मतलब नहीं है, किसी भारत से मतलब नहीं है। तो उन लोगों ने कैसे पढ़ा फिर? किन लोगों ने? मैंने यूरोपियन हर जगह के लोगों ने इफेक्ट देखा है ना। सूरज का इफेक्ट कौन नहीं देख रहा है? कहीं भी है, यहाँ तक चिड़िया भी जानती है सूरज का इफेक्ट। नहीं तो जो फार्मूलेशन बनाया गया, जो तो फार्मूला है, ऐसा फार्मूलेशन वे नहीं बना पाए। वही मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा फार्मूलेशन ये इतना एडवांसमेंट वे नहीं उनका है। वही हाँ, उनका मोटे तौर पर खाली गुण वे सब जाने हैं वो, लेकिन उसका जो है किस तरह से इफेक्ट आ जाएगा किस टाइम में, तो ऐसा वे नहीं बता पाए। लेकिन ये कि हम सुनते हैं कि यूनान या पश्चिम के कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जो एग्जैक्ट घटित हुई। नहीं तो वो साइकिक है, वो साइकिक है। वो एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो मैथमेटिक्स वाले एस्ट्रोलॉजी नहीं है जो बताएं वे सब। अच्छा। ये सब साइकिक वाले हैं। जैसे कि व्यक्ति ध्यान में चला गया और ध्यान में जाने पर उसको महसूस हुआ, उसको बताया। जैसे नास्ट्रेदामस ने बताया, तो नास्ट्रेदामस को कोई वो कुंडली थोड़ी जानता था देखने वो, और वो ग्रहों की पोजीशन थोड़ी जानता था, वो तो बस साइकिक था। हाँ, तो मतलब कि वो उसका मन चला गया उस तरह से और उस मेडिटेशन में चला गया, वो ध्यान में उतर गया, तो उस पर उसको फ्लैश हुआ कि ऐसी घटना होगी, तो उसको उसने उस हिसाब से वो लिख दिया। तो वो साइकिक होता है। तो जब मेडिटेशन के एक्सट्रीम में जब जाता है तो क्या उसको ऐसे भविष्य की चीजें भी नहीं? वो एक्सट्रीम का नहीं, वो एक्सट्रीम नहीं, ये बहुत छोटे छोटे असर का है। एक्सट्रीम तो उससे अनंत है बस, उसमें फिर ये सब नहीं होता है, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं फिर। तो जो अध्यात्म का जो वास्तविक जो संत जो जिसको आत्मज्ञानी बोलते हैं, हाँ, जो परम ज्योतिष हो जाएगा, जो परम ज्योति परम ज्योति क्या है? परमात्मा की ज्योति है, वही परम ज्योति है। तो वो तो सब देखता होगा फिर। हाँ। उस अनंत की पूरी अवस्था को देखता है। हाँ, वो पूरी अवस्था को देखता है। वो चाहे तो पूरे अस्तित्व को देखता है। वो चाहे तो वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन फिर ये कि उसको इसकी कोई इच्छा नहीं इसकी वो इस नीचे नहीं करता है ना। अब वो चींटी का थोड़ी देखेगा भविष्य बैठ करके, उसको और कोई काम, वो तो परमात्मा का भजन करता है खाली, और इसे बकवास में नहीं पड़ता, बाकी को अपने कर्म के विधान से चलने देता है जैसा है। माने जो आत्मज्ञान, जो परमात्मा जो ज्ञान से इनलाइटेंड हो गया, वो कभी भी अपनी शक्तियों से इम्पैक्ट नहीं डालता है, मैंने प्रभावित नहीं करता है। फिर वो कर्म के सिद्धांत में इसमें लपेटे में आ जाएगा। अच्छा, अगर वो करता है तो इसका मतलब फिर वो नीचे उतर गया। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो संसार के स्तर पर फिर उसको फिर उस विधान में आएगा। वो ठीक है अपनी ऊर्जा दे सकता है अपने कर्म से, लेकिन फिर उसके घेरे में तो आएगा ही, उसको उसका जो है परिणाम तो उसको मिलना। अच्छा, हाँ। तो इसीलिए जो संत उस अवस्था में है, हाँ, फिर वो कभी भी मटेरियलिस्टिक लेवल पर हस्तक्षेप नहीं करते। वो जल्दी हस्तक्षेप नहीं, वो किसी स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बस नहीं, क्या हो रहा है जैसे। लेकिन अभी हम देखते हैं, हमको बड़ा थोड़ा आश्चर्य होता है कि लाहिड़ी महाशय का या योगानंद जी का या युक्तेश्वरानंद जी का जो हमने पढ़ा योगानंद जी की आत्मकथा में, तो पल पल पर वो लोग इफेक्ट डाल रहे हैं। ट्रेन है, उनका भक्त नहीं पहुंचा तो ट्रेन को रोक दिए, चली नहीं पा रही है। वैसा उस तरह का सही नहीं है वो सब है, वो सब जो है उच्च अवस्था वाले सब नहीं। तो लाहिड़ी महाशय तो बहुत बड़े आध्यात्मिक नहीं, तो वैसा नहीं डालने वाला। जो
अपने आप ही जो हो रहा है, ईश्वर स्वयं जो कर रहे हैं, उसमें स्वयं को अपना अलग से अपना फिर अस्तित्व बनाना, ईश्वर से भिन्न अस्तित्व बनाना, हाँ, तो इसका मतलब है कि अभी ईश्वर बोध नहीं है। ईश्वर से भिन्न अस्तित्व का कभी जो घोषणा करता नहीं, या तो ये है कि बहुत अपने भक्त के प्रति बहुत वो हो गए हैं, उनके लिए तो सब वो समदर्शी हो जाता है ना, वो समदर्शी होता है। हाँ, तो सभी संतों को मैं देख रहा हूँ चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो गुरु जी, लेकिन सभी बड़े संतों को मैं देखता हूँ कि अपने जो वास्तव में संत हैं उसका चमत्कार से, चमत्कार तो मतलब अज्ञानता है। चमत्कार अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। चमत्कार का मतलब है कि ऐसा रहस्य जिसको मैं तो जानता हूँ लेकिन दूसरे को नहीं बताता। हाँ, तो उसके लिए तो वह अज्ञानता हो गई ना। और वास्तव में चमत्कार कुछ नहीं है, यहाँ तो कॉज एंड इफेक्ट का है सिस्टम इस अस्तित्व में। तो इस अस्तित्व के जो मूलभूत सिद्धांत है वो वैसे ही रहते हैं, वो थोड़ी बदलते किसी व्यक्ति के लिए, उसके लिए नहीं बदलते हैं। अस्तित्व के जो नियम है, जिस नियम से अस्तित्व में कोई घटना घट रही है, वो घटना नहीं बदलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसका वो मूलभूत है। नहीं तो या तो ये है कि वो संविधान है यहाँ का। तो या तो ये है कि उस संत के प्रभाव से जो घटित हुआ, कहिए कि वो अस्तित्व की इच्छा ही थी। नहीं, वह अस्तित्व की इच्छा थी, वो उसने उसको देख लिया और वो देख लिया, जान गया कि ऐसा होगा, इस वजह से वो कहा जाता है कि ये होगा। ऐसा नहीं है कि उसको बदल देगा। नहीं, जैसे मान लीजिए मैं देखा अभी पढ़ रहा था, वो जो अगर कोई इस तरह से बदलेगा तो फिर इसका मतलब कर्म का सिद्धांत ही निरर्थक हो जाएगा। नहीं, जैसे नीम करौली बाबा का मैं उनके सारे चमत्कार, उनकी पूरी पुस्तक ही हम लोग गए थे ना। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे कोई भक्त है, वो निकला स्कूटर से अपने घर जाने के, तो कहा कि नहीं आज तुम नहीं जाओगे। हाँ, और पता चला कि रास्ते में जो है भूस्खलन हो गया था, पहाड़ गिर गया। ठीक है, उसने उस इफेक्ट को देख लिया कि कल क्या घटना होगी। हाँ, तो उसको उसने देख लिया, तो अपने भक्त को रोक दिया। हाँ, तो फिर ईश्वरीय ऐसा नहीं है कि उसको बचा लिया। हाँ, रोक के बचा नहीं लिया, वैसा नहीं, उसने ये भी देख लिया कि मैं इसको रोक रहा हूँ और ये बच जाएगा। अच्छा, हाँ, तो फिर वो इंटरफेरेंस नहीं हो गया। इंटरफेरेंस नहीं हुआ ना, इंटरफेरेंस नहीं हुआ। इंटरफेरेंस तब होता कि ये जाकर के मरता और तब इसको नहीं मरने देते और हम बचा लिए होते। तो फिर भगवान की इच्छा हाँ, इंटरफेरेंस नहीं हुआ। तब तो सभी संतों ने ऐसा ही किया है, इंटरफेरेंस नहीं हुआ। वो ये भी देख लिया कि ये इसको नहीं मरना है, इसको यहाँ बचना है, ये सब देख लिया। वो कहा कि रुक जाओ। ऐसा नहीं है कि ये कहता है कि नहीं रुको तो ये वहाँ पर नहीं रुकता, तब भी ये रुकता। इसको बचना था हर हाल में। बहुत सारे संतों का मैं देखता हूँ जिस तरीके से उनका जीवन है, यानी टाइम को ट्रांसेंड कर जाते हैं और समय को वो करके आगे बढ़ करके उसको देख लेते हैं और उसको बता देते हैं। हाँ, लेकिन ये सब बताने को मना किया गया। इसलिए ये नीम करौली बाबा सब भले सामान्य आदमी सब मानते हों ऐसा, लेकिन ये उच्चतम शिखर वाले सब नहीं है।